अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। Brought to you by Sensodent K। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आगे चलने से पहले शो की झलकियां। क्या इजराइल और कतर में दुश्मनी होगी? सीरिया में ईरानी कमांडर्स को किसने उड़ाया? कॉन्गो के इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? और म्यांमार में चीन का ऑपरेशन कौन सा कांड खुला? शुरुआत इजराइल से। सबसे पहले पोस्ट देखिए। अल जजीरा ने इजराइल की सुरक्षा को खतरे में डाला। 7 अक्टूबर के नरसंहार में हिस्सा लिया और इजरायली सैनिकों के खिलाफ उकसाने का काम किया है। हमास के मुखपत्र को हमारे देश से हटाने का समय आ चुका है। आतंकी चैनल अल जजीरा का प्रसारण अब से इजराइल में नहीं होगा। यह ऐलान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया 1 अप्रैल 2024 को संसद में नया सिक्योरिटी लॉ पास होने के कुछ ही मिनटों बाद। इस कानून के तहत इजराइल की सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर किसी भी विदेशी मीडिया चैनल पर बैन लगा सकती है। कानून में और क्या क्या है? यह स्थायी कानून है। वैधता 31 जुलाई 2024 तक रहेगी। इस पर संसद में पहली बहस हुई थी फरवरी 2024 में। ये कानून इजराइल सरकार को विदेशी मीडिया नेटवर्क्स पर बैन लगाने की इजाजत देता है। सरकार उनके दफ्तरों पर ताला लगा सकती है, इक्विपमेंट को जब्त कर सकती है और वेबसाइट भी ब्लॉक कर सकती है। बैन का आदेश जारी करने का हक कम्युनिकेशन मिनिस्टर को दिया गया है। उन्हें प्रधानमंत्री और सिक्योरिटी कैबिनेट का अप्रूवल लेना होगा। बैन का आदेश 45 दिनों के लिए लागू होगा। इसको रिन्यू भी किया जा सकता है। आदेश जारी होने के बाद नेटवर्क के पास अपील करने के लिए 24 घंटे का समय होगा। अदालत को 3 दिनों के अंदर अपना फैसला सुनाना होगा। नेतन्याहू हमेशा से अल जजीरा के खिलाफ रहे हैं। अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इजराइल हमास जंग के बाद उनकी नाराजगी बढ़ी है। अक्टूबर 2023 में इजराइल सरकार ने कहा था कि अल जजीरा दुश्मन की मदद कर रहा है, हमास का प्रोपेगेंडा फैला रहा है, संवेदनशील जानकारियां दुश्मनों तक पहुंचा रहा है और उसकी कवरेज के चलते इजरायली सैनिकों की जान खतरे में पड़ी। ये आरोप अक्टूबर 2023 में ही लगा दिए गए थे। नवंबर 2023 में कई लेबनानी चैनलों को बंद भी किया गया, मगर तब अल जजीरा को छूट मिली क्योंकि उसी वक्त कतर में संघर्ष विराम समझौते पर चल रही बातचीत अंतिम चरण में थी। उस घटना को अब 6 महीने का वक्त बीत चुका है। इजराइल हमास जंग की तीव्रता भी कम हुई है। इजरायली सैनिकों को पहले से कम खतरा है, फिर भी पुरानी वजहों के आधार पर बैन क्यों लगाया जा रहा है, ये समझ से परे है। हमने इस मसले को विस्तार से समझने के लिए बिट्स कॉलेज मुंबई में इंटरनेशनल स्टडीज के अध्यापक डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से बात की। पूछा, इस वक्त अल जजीरा को बैन करने के पीछे इजराइल की क्या मंशा हो सकती है? क्या ये सिक्योरिटी कंसर्न से ज्यादा पॉलिटिकल मैसेजिंग की कोशिश है? देखिए, अल जजीरा पर बैन लगाना पॉलिटिकल मैसेजिंग ज्यादा है। सिक्योरिटी थ्रेट जो वो कह रहे हैं वो उतना है नहीं। अल जजीरा के ऊपर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और इजराइल के मिनिस्टर्स ने कंटिन्यूअसली काफी बार आरोप लगाया है। इनफैक्ट नेतन्याहू ने तो एक ट्वीट में डायरेक्टली ये ब्लेम लगाया था कि अल जजीरा ने एक्टिव रोल अदा किया है 7 अक्टूबर के अटैक में। कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। जो लेबनान के चैनल पर बैन लगाया गया था वो एक पार्लियामेंट्री लॉ नहीं था, एक कानून नहीं पास किया गया था, वो एक वॉर टाइम अधिनियम था। और उसमें एक क्लॉज ऐड था कि अगर इजराइल की कोर्ट्स नहीं रोकती हैं इस बैन को तो बैन कंटिन्यू होगा। बट इजराइल के कोर्ट्स के पास डायरेक्ट एक ये ऑप्शन था टू स्टॉप दैट बैन। वो बैन रोक सकते थे इजराइल की सरकार, इजराइल की कोर्ट्स। ये जो अभी उनके पार्लियामेंट से लॉ अप्रूव हुआ है, इसमें कोर्ट की रोल का कोई मेंशन नहीं है। यानी जो इजराइल की फिर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगा उसे फिर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक लंबा प्रोसेस होता है। जो मेन पॉलिटिकल मैसेजिंग नेतन्याहू की सरकार देना चाहती है अभी वो ये है कि इस वॉर में उनको कई तरफ से ऑपोजिशन फेस करना पड़ रहा है। वो अमेरिका को भी उसी नजरिए से देख रहे हैं कि अमेरिका की सरकार अगर हमारे साथ नहीं दे रही तो वो हमारे खिलाफ है। वो कतर के ऊपर प्रेशर बनाना चाह रहे हैं कि भी हमें जरूरत है आपकी मध्यस्थता की, लेकिन कतर को ये प्रेशर बना रहे हैं कि आप अल जजीरा की रिपोर्टिंग को भी कंट्रोल करिए। मेन जो इस पॉलिटिकल मैसेजिंग का टारगेट है वो इजराइल की अंदर की राइट विंग को सपोर्ट करने वाली जनता है, जिसको नेतन्याहू ये बताना चाहते हैं कि कैसे नेतन्याहू की सरकार चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई है और अभी और भी ज्यादा जरूरत है कि राइट विंग को सपोर्ट करने वाले लोग एकजुट होकर
बिल्कुल नेतन्याहू की सरकार का सपोर्ट करें। रोड बिल्कुल जमीन पे जिस तरह से लड़ाई चल रही है उस पर मिलिट्री स्ट्रेटजी पे अल जजीरा के प्रेजेंस का कोई असर नहीं होने वाला। और साथ में एक बात ये भी है कि अल जजीरा के तीनों जगह ऑफिस है। अल जजीरा का ऑफिस जेरूसलम में है, अल जजीरा का ऑफिस वेस्ट बैंक में भी है और गाजा में भी है। ये जो इजरायली लॉ है ये सिर्फ जेरूसलम का ऑफिस बंद कर सकता है। इस लॉ के बेसिस पे वेस्ट बैंक और गाजा का ऑफिस बंद नहीं हो सकता, क्योंकि वेस्ट बैंक और गाजा टेक्निकली इजराइल की संप्रभु वाली जगह में नहीं आता है, ये ऑक्यूपाइड एरियाज। यहाँ पर बैन नहीं लगने वाला, तो अगर इसका कोई मिलिट्री एस्पेक्ट रहा भी तो वो फुलफिल नहीं होगा इस बैन के थ्रू। इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए है, और वो पॉलिटिकल मैसेजिंग भी उनका जो कोर सपोर्ट ग्रुप है राइट विंग का, उसको एकजुट रखने के लिए है, ताकि वो प्रेशर में या लड़ाई जिस तरह से जा रही है किसी भी वजह से नेतन्याहू सरकार की तरफ अपने सपोर्ट को कम ना करे। जानकार कहते हैं नया सुरक्षा कानून सिर्फ और सिर्फ अल जजीरा को निशाना बनाने के लिए लाया गया है, लेकिन कहानी यहीं तक नहीं रुकेगी। इसका असर दूर तलक दिखेगा। क्यों? इसकी दो बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, अल जजीरा मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है, हेडक्वार्टर दोहा में है, फंडिंग कतर सरकार से मिलती है। कतर में ही हमास का पॉलिटिकल ऑफिस भी है। हमास का सरगना इस्माइल हानिया दोहा में ही रहता है। इसके अलावा कतर इजराइल हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। उसी की मध्यस्थता के बाद हमास ने 100 से ज्यादा इजरायली बंधक छोड़े थे। हालांकि 130 से ज्यादा बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। अगर अल जजीरा पर बैन से कतर नाराज हुआ तो बातचीत की राह मुश्किल हो सकती है। ऐसे में बंधकों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। दूसरी वजह क्या है? अल जजीरा को मिडिल ईस्ट के चुनिंदा निष्पक्ष मीडिया संस्थानों में गिना जाता है। हालांकि उसका कई मसलों पर विरोध भी होता है, गंभीर आरोप लगते हैं। मसलन अल जजीरा कभी कतर सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, इस्लामी एजेंडा फैलाता है और उसके आतंकियों से ताल्लुकात हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद अल जजीरा ने अपनी मजबूत इमेज बनाई है। पश्चिमी देशों में भी उसका रुतबा है, इसलिए बैन को प्रेस की आज़ादी पर हमले के तौर पर देखा जाएगा। इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि इजराइल दुनिया से कुछ छिपा रहा है, छिपाने की मंशा वो रखता है। कई मानवाधिकार संगठनों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। अमेरिका ने कहा कि ये चिंताजनक है। सुनिए। So as it relates to, and I think you're speaking specifically, at least the reports that we've seen is about Al Jazeera specifically, but it doesn't matter, whichever, right, journalist more broadly. But to those particular report, we've seen the reports, and certainly I'm going to refer to Israel for what they may or may not be considering. But if it is true, a move like this is concerning. We believe in the freedom of the press. It is critical. It is critically important, and the United States supports the critically important work journalists around the world do. And that includes those who are reporting in the conflict in Gaza. ये अलग बात है, यही अमेरिका अल जजीरा को दुश्मन बता चुका है। इसी अमेरिका ने बगदाद और काबुल में चैनल के ब्यूरो ऑफिस पर हमला किया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तो अल जजीरा के हेडक्वार्टर पर बमबारी का प्लान भी बनाया था। अब वही अमेरिका चिंता जता रहा है। खैर, वक्त की बात है। बैन के ऐलान पर अल जजीरा क्या बोला? 190 शब्दों का स्टेटमेंट जारी किया है। मेन पॉइंट्स हम जान लेते हैं। अल जजीरा ने कहा आरोप फर्जी हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। ये सब मिलकर हमको चुप कराने की साजिश रच रहे हैं। नेतन्याहू के पास झूठ और भड़काऊ आरोपों के अलावा कुछ नहीं बचा है। दुनिया भर में अल जजीरा के स्टाफ मेंबर्स की सुरक्षा के लिए नेतन्याहू जिम्मेदार होंगे। हम अपनी निर्भीक और पेशेवर लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। ये तो हो गया हालिया मामला, मगर अल जजीरा को लेकर इतना हंगामा क्यों होता है? ये समझने के लिए हमें इतिहास में दाखिल होना होगा। आज का मिडिल ईस्ट अलग अलग संप्रभु देशों से मिलकर बना है, मगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक अधिकतर देश ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थे। पहले वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन्स की हार हुई, फिर विजेता देशों ने इस इलाके को अपने बीच बांट लिया। जैसे इराक, फिलिस्तीन और जॉर्डन का मैंडेट ब्रिटेन को मिला, सीरिया और इराक का मैंडेट आया फ्रांस के हिस्से। उनकी जिम्मेदारी थी वे संबंधित देशों की आज़ादी का रास्ता तैयार करेंगे, उनके यहाँ की शासन व्यवस्था बनाएंगे। कुछ देशों में मैंडेट बहुत जल्दी खत्म हो गया, कुछ जगहों पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तक चला। 1950 का दशक आते आते सारे देश आज़ाद हो चुके थे। हालांकि उनके यहाँ की सरकारों, नीतियों और संसाधनों में पश्चिमी देशों का दखल बना रहा। इसके खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुए, जिसके नतीजे में कई सैन्य तख्तापलट भी हुए। मिलिट्री लीडर्स के पास पहले से जनता का समर्थन नहीं होता था, उनके बारे में लोग कम जानते थे। फिर चुनौती आती थी कि इन लीडर्स को घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए। उस वक्त में रेडियो पॉपुलर हो रहा था, लीडर्स ने इसका बखूबी इस्तेमाल किया। सबसे बड़े उदाहरण बने गमाल अब्देल नासिर ने 1952 में इजिप्ट में हुई क्रांति को लीड किया था। वो 1956 से 1970 तक इजिप्ट के राष्ट्रपति रहे। उनका ख्वाब
अरब दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बनने का था। इसी ख्वाहिश को ध्यान में रखते हुए 1953 में सवात अल अरब रेडियो की शुरुआत की गई। ये अरबी भाषा में काम करता था। इसके जरिए नासेर के भाषणों का प्रसार किया जाता था। नासेर पश्चिमी देशों और साम्राज्यवाद के खिलाफ थे। उसी समय जॉर्डन, इराक और सऊदी अरब जैसे देश अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे थे। सवात अल अरब रेडियो ने अपने कार्यक्रमों में इसका जमकर विरोध किया। नतीजतन 1958 में इराक में क्रांति हो गई, वहां सरकार बदल गई। सऊदी अरब और जॉर्डन में सरकार तो नहीं बदली, मगर सरकार ने रेडियो नेटवर्क को रोकने की भरपूर कोशिशें की। खैर 1970 में नासेर की मौत हो गई। उसके बाद अल अरब रेडियो का रुतबा भी घटने लगा। धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होता चला गया। 1980 के दशक में अखबारों को खरीदने का चलन शुरू हुआ। अरब शासकों ने पब्लिक नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए अरबी अखबारों में पैसा लगाया। सऊदी अरब इसमें सबसे आगे था। 1990 के दशक में हर तरफ सैटेलाइट टीवी की धूम थी। अमेरिकी चैनल CNN ने गल्फ क्राइसिस का प्रसारण करके तहलका मचा रखा था। टीवी नैरेटिव बनाने के नए माध्यम के तौर पर उभरकर सामने आया था। 1991 में सऊदी अरब के पैसे से मिडिल ईस्ट ब्रॉडकास्टिंग सेंटर ग्रुप की शुरुआत हुई। हालांकि इसका प्रसारण सऊदी शासकों को कवर करने और उनके हितों का प्रचार प्रसार करने तक सीमित था, मगर अरब दर्शकों के पास और कोई विकल्प नहीं था। फिर 1995 का साल आया। सऊदी अरब के पूरब में बस एक छोटे से देश में तख्ता पलट हुआ। शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी ने अपने पिता को कुर्सी से उतार दिया और खुद कतर के अमीर बन गए। अल थानी इसराइल के साथ रिश्ते सामान्य करना चाहते थे। उनकी एक इच्छा ये भी थी कि कतर अरब वर्ल्ड का लीडर बने। पश्चिमी देशों और इसराइल से डील करने में उसकी राय सब माने। ये सऊदी अरब के हितों के खिलाफ था। वो खुद को अरब वर्ल्ड का लीडर मानता था, इसलिए अल थानी के लिए राह आसान नहीं रही। पहले तो तख्ता पलट का विद्रोह हुआ, फिर उनकी नीतियों की आलोचना होने लगी। इस आलोचना में सऊदी अरब के नियंत्रण वाला मीडिया सबसे आगे था। तब कतर सरकार ने अल जजीरा अरबिक शुरू करने का प्लान बनाया। वरिष्ठ पत्रकार ह्यूज मिल्स ने अपनी किताब अल जजीरा द इनसाइड स्टोरी ऑफ द अरब न्यूज़ चैनल दैट इज चैलेंजिंग द वेस्ट में लिखा है, कतर सरकार ने चैनल को 5 बरस के लिए $137 मिलियन का लोन दिया। आज के समय में रकम लगभग 1200 करोड़ रुपए होगी। अल थानी कतर को स्विट्जरलैंड की तरह निष्पक्ष, सुरक्षित और अमीर दिखाना चाहते थे। टीवी चैनल उनके प्लान का हिस्सा था। उसी समय BBC अरेबिक का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था। 1994 में BBC ने सऊदी अरब के पैसे से अरबी चैनल शुरू किया। 1996 में सऊदी अरब ने BBC के कंटेंट पर आपत्ति जताई, जिसके चलते चैनल बंद करना पड़ा। लगभग 250 पत्रकार अचानक बेकाम हो चुके थे। उनमें से 120 को कतर ने अपने यहाँ बुला लिया। वे अल जजीरा की शुरुआती टीम का हिस्सा बने। अल जजीरा अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है पेनिनसुला या प्रायद्वीप। पेनिनसुला ऐसी ज़मीन को कहा जाता है जो अधिकांश दिशाओं से पानी से घिरी हो। कतर एक पेनिनसुला ही है। इस तरह अल जजीरा उसकी पहचान का एक हिस्सा बन गया। अल जजीरा ने अरब जगत में टैबू समझे जाने वाले विषयों को दिखाना शुरू किया। उसने इसराइल की संसद में होने वाली डिबेट्स का लाइव प्रसारण किया। फिलिस्तीन में इजरायली सैनिकों के ऑपरेशंस को दिखाया। हर तरह के विचारों को जगह दी। ये अरब देशों के लिए अभूतपूर्व था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पहले के अरबी टीवी चैनल सरकारी मुखपत्र की तरह काम करते थे। कतर सरकार की फंडिंग के बाद भी अल जजीरा काफ़ी हद तक स्वतंत्र था। नतीजतन लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। 2001 आते आते अल जजीरा सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला अरबी न्यूज़ चैनल बन चुका था। फिर 2006 में अल जजीरा ने अपना इंग्लिश चैनल शुरू किया। इसने अरब पर्सपेक्टिव को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद की। आज के समय में अल जजीरा की पहुंच लगभग 150 देशों तक है। दुनिया भर में इस मीडिया नेटवर्क के 70 से ज़्यादा ब्यूरो हैं। इनमें 95 देशों के लगभग 3000 लोग काम करते हैं। हमने अल जजीरा के लिए काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार रुबेन बनर्जी से संपर्क किया। उनसे पूछा अल जजीरा मिडिल ईस्ट के बाकी मीडिया नेटवर्क से अलग कैसे, और इस मीडिया नेटवर्क की लोकप्रियता के पीछे की कहानी क्या है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एसेंशियली अल जजीरा में मिडिल ईस्ट में ये एक डिस्ट्रप्टर का रोल में काम करता है। लाइक मिडिल ईस्ट में देयर आर लॉट ऑफ ऑटोक्रेसीज, डिक्टेटरशिप्स, तानाशाही। तो उधर में मिडिल ईस्ट में प्रेस फ्रीडम बोल के कुछ है ही नहीं। तो जब से अल जजीरा शुरू हुआ, अल जजीरा अरबिक, और उसके बाद 10 साल बाद 2006 में शायद अल जजीरा इंग्लिश आया, तो ये पूरा रीजन में मिडिल ईस्ट पे, पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट रीजन में ये पूरा एक रेवोल्यूशन लेके आया कि उन्हें अरब स्ट्रीट्स में मीडिया पूरा कंट्रोल था, सप्रेस था। कोई आवाज मीडिया रेज नहीं करता था पूरा अरब स्ट्रीट में। अल जजीरा अरबिक आने के बाद ये पूरा रेवोल्यूशन आ गया। सडनली अरब्स रियलाइज हमारे लिए, हमारे बारे में
एक चैनल है, एक टेलीविजन चैनल है जो रियल मुद्दा उठाता है अगेंस्ट द किंग्स एंड द डिक्टेटर्स। बट ये भी बोलना पड़ेगा कि कतार जो अल जजीरा को फंड करती है, ओन करती है, ये अल जजीरा का पैसा, ये अल जजीरा एक ट्रस्ट चलाता है और ये ट्रस्ट गवर्नमेंट का ट्रस्ट है। उधर का जो राजा है, एमीर है, और पैसा उससे उधर से आता है, गवर्नमेंट से आता है। इनफैक्ट कतार में ये थोड़ा लोग बोलते नहीं है, लाइक कतार में भी प्रेस फ्रीडम नहीं है। आप कतार के अंदर जो न्यूज़पेपर्स है, टेलीविजन चैनल है, उसका कोई फ्रीडम नहीं है, वो पूरा मेगाफोन प्रोपागेंडा करता रहता है। बट अल जजीरा कतार के ऊपर रिपोर्टिंग ज्यादा नहीं करता है, बट कतार इन एनी केस इज अ वेरी टाइनी लिटिल कंट्री ज्योग्राफिकली। बट अल जजीरा बाहर में और जो मिडिल ईस्ट में और जो कंट्रीज है उसमें रेवोल्यूशन लेके आया एंड इट हैज बीन एक्सेप्टेड, इट्स बिकम वेरी वेरी पॉपुलर। और ये पॉपुलैरिटी जितना दिन जा रहा है बढ़ते रह रहा है। ये अरब स्प्रिंग के पीछे भी वो 2010-11 में जो भी हुआ, लीबिया, ट्यूनीशिया, सीरिया, इसके पीछे भी अल जजीरा का बहुत बड़ा रोल था। क्यों ना ये लोग सभी जगह में ये लोग का नेटवर्क है, रिपोर्टर है। मिडिल ईस्ट इज देयर ओन बैकयार्ड, सो अल जजीरा का एक्सपर्टीज। अल जजीरा की फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा कतर की सरकार से आता है, इसलिए आरोप लगते हैं कि अल जजीरा अपनी सरकार के हितों को लेकर सॉफ्ट स्टैंड रखता है। हाल के समय में इसका बड़ा उदाहरण 2022 में दिखा, फीफा वर्ल्ड कप के दौरान, जिसका आयोजन कतर में हुआ था। उस समय वेस्टर्न मीडिया वर्कर्स के साथ जाती और दूसरी कमियों की तरफ इशारा कर रहा था, जबकि अल जजीरा सरकार का बचाव करने में जुटा हुआ था। अल जजीरा के कामकाज में कतर सरकार का कितना प्रभाव रहता है और क्या सरकार नेटवर्क का इस्तेमाल अपने हितों को साधने के लिए करती है? रुबेन बनर्जी से इस बारे में भी समझते हैं। मैं जब बोल रहा था कतर इज अ वेरी स्मॉल टाइनी कंट्री, उसका ज्योग्राफिकल साइज इज नथिंग एंड कंपेयर्ड टू इट्स इमीडिएट नेबर लाइक सऊदी अरेबिया, इट्स अ ह्यूज कंट्री। तो इतने साल पहले, अल जजीरा के पहले, कतर का जो एमीर राजा होता था वो डर के रहते थे। क्यों ना वो लोग को पता था लाइक जो द डे सऊदी अरेबिया वंस अल जजीरा, कतर को खा जाएंगे वो लोग। So Al Jazeera, what Al Jazeera has given them is, Al Jazeera is a foreign affairs tool for Qatar. It's a foreign policy tool for Qatar. आज कतर का जो इन्फ्लुएंस है, एक छोटा देश होने के नाते, बट उसका इन्फ्लुएंस डिस्प्रोपोर्शनेट टू इस साइज है। वो रिच है, बहुत पैसा वाला है, बट साइज में बहुत बहुत छोटा है। इट्स जस्ट अ स्पेक इन अ। तो ये ज्यादा जो इसका इन्फ्लुएंस इंटरनेशनली जो इन्फ्लुएंस इसका है, लार्ज पार्ट ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ अल जजीरा, बिकॉज इट कमांड्स द कतर जो एमीर है, ही ओन्स अल जजीरा। एंड सी इन दिस एज इंफॉर्मेशन इज लाइक whoever controls the information flow controls a lot many things, so ये कंट्रोल करता है। तो अल जजीरा ये जो वर्ल्ड कप लेके जो हुआ है, लाइक लेबर एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर्स लोग मरते थे। आई हैव लिव्ड इन कतर फॉर 12 साल में रहा हूँ। ये जरूर बात है जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, सब कुछ होता है, बट अल जजीरा नॉर्मली एक दो रिपोर्टिंग करके छोड़ देगा, इतना एग्रेसिवली रिपोर्टिंग नहीं करेगा। लाइक से ये इशू बांग्लादेश में हो, क्या इजिप्ट में हो, अल जजीरा पीछे पड़ जाएगा, रिपोर्टिंग करते ही रहेगा, एग्रेसिवली फॉलो अप करते रहेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ जो फुटबॉल स्टेडियम जब ये वर्ल्ड कप के लिए तैयारी हो रहा था, जो लेबर हैरेसमेंट एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, एक लेबर्स हैव डाइड, आई थिंक अबाउट 900,000 लेबर्स डाइड। क्लेवरली अल जजीरा रिपोर्टेड फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड, हाँ हम रिपोर्ट किया हूँ, बट इतना एग्रेसिवली भी नहीं किया होगा। सो उसका रिपोर्टिंग, एग्रेसिव रिपोर्टिंग कतर का बाउंड्री के बाहर ज्यादा होता है, अंदर में ज्यादा नहीं होता है। बिकॉज प्रेस फ्रीडम, ये जो भी ये लोग का कतर का जो रूलिंग फैमिली है, वो लोग मीडिया फ्रीडम लेके बोलता है, ये करता है, बट हमको पता है लाइक कतर में मीडिया फ्रीडम नहीं है। लाइक आप लोकल पेपर देखेंगे
कतर ट्रिब्यून बोलिए, गल्फ टाइम्स बोलिए, टोटली सैनिटाइज्ड। और मेरे को ये भी पता है एक दो एडिटर कुछ भूल करके कुछ छाप दिया, दे वर इमीडिएटली डिपोर्टेड। मिडिल ईस्ट में शायद ही कोई ऐसी सरकार होगी जिसकी अल जजीरा से नाराजगी ना हो। कई देशों ने उसकी कवरेज को रोका है, उसके पत्रकारों को जेल में डाला है। 2017 में सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों ने कतर के खिलाफ ब्लॉकेड लगाया था। तब ब्लॉकेड हटाने के लिए 13 मांगे रखी गई थी। इनमें से एक थी अल जजीरा का शटडाउन। हालांकि कतर सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया था। एक आम धारणा है कि अल जजीरा मुस्लिम और अरब आइडेंटिटी को सबसे आगे रखता है, फिर भी मिडिल ईस्ट के देशों में उसको लेकर इतना गुस्सा क्यों रहता है? वो मिडिल ईस्ट का एंटायर रीजन और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर रूल्ड बाय डेस्पोट्स, डिक्टेटर्स एंड किंग्स एंड ऑटोक्रेट्स। तो फॉर देम प्रेस फ्रीडम इज वेरी फॉरेन, लाइक ये लोग अकस्टम नहीं है प्रेस फ्रीडम को लेके। अपना अपना देश में कोई भी कुछ प्रेस फ्रीडम ये लोग अलाउ नहीं करते, ये रूलर्स। तो अल जजीरा आके जब उधर से एग्रेसिव रिपोर्टिंग करते हैं, ये लोग सह नहीं सकते, लाइक उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो अल जजीरा के साथ जो भी हो रहा है ये अभी फिलहाल इजराइल गवर्नमेंट ने बोला जो इजराइल में जो अल जजीरा का ऑफिस है वो शट डाउन कर देंगे। बट खाली इजराइल क्यों? ये नया बात कुछ है ही नहीं। अल जजीरा के साथ ये लास्ट 20-30 साल से होता रहता है। लाइक आपको शायद याद दिला दूं, लाइक 2003 में जब इराक का वॉर हो रहा था, डोनाल्ड रम्सफेल्ड यूएस सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, उसका एक रिकॉर्डिंग टेप आया था वेयर दे वर डिस्कसिंग जे हम अल जजीरा का ऑफिस कैसे बूम कर देंगे दोहा में। सो दे वर कॉट ऑन टेप। और उसके बाद देखिए 2 साल पहले अल जजीरा का रिपोर्टर इजिप्ट ने जेल किया है 4 साल। हिशाम अब्दुल अजीज, वो उसको इजिप्ट ने 4 साल जेल में रखा। हमारा एक कैमरामैन था अल जजीरा का सामी अल हज, वो शायद 10 साल गुआंटानामो में था, इम्प्रिजन बाय अमेरिका। सी नो पावर, नो रूलिंग डिस्पेंसेशन पसंद करता है जो कोई किसी उसका एंटी स्टोरी चलाए, क्रिटिसाइज करे। अल जजीरा बिकॉज इट रिपोर्ट्स फ्रॉम द अरब स्टेट्स, और अरब स्टेट्स में बहुत सारा ग्रीवेंसेस है और अल जजीरा कॉन्टिन्यूसली ये ग्रीवेंस को ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं। तो जितना रूलर्स है दे आर वेरी वेरी अपसेट विद अल जजीरा अक्रॉस, लाइक वो इजिप्ट बोलिए, जॉर्डन बोलिए, ये होता ही रहता है। इधर अल जजीरा जर्नलिस्ट आर किल्ड। 2 साल पहले एक वेरी फेमस अल जजीरा जर्नलिस्ट शरीन अबू अकले, उसको इजरायली सोल्जर्स ने मार दिया, गोली करके मार दिया जेनिन में, वेस्ट बैंक में। उसके पहले भी ये हुआ है। इराक वॉर के टाइम में मेरा अभी भी याद है, तारेक आयूब बोल के हमारा एक यंग रिपोर्टर था, बगदाद ब्यूरो चीफ था, उसको अमेरिकन टैंक में फायर करके मार दिया। तो आइदर यू गेट किल्ड, अल जजीरा जर्नलिस्ट गेट किल्ड, और दे आर थ्रोन बिहाइंड बार्स। तो बिकॉज आई थिंक अल जजीरा का सक्सेस अरब स्टेट्स में जो उसका पॉपुलैरिटी है, ये कोई भी रूलर्स डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। अब अल जजीरा से जुड़े बड़े विवाद जान लेते हैं। अल जजीरा पहली बार दुनिया की नज़र में 9/11 के हमले के बाद आया, जब उसने ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के दूसरे लीडर्स के वीडियो टेप्स अपने चैनल पर दिखाए। अमेरिका ने आरोप लगाया कि अल जजीरा आतंकियों का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। चैनल ने कहा, हम बिना कोई कमेंट पास के सूचना दिखा रहे हैं। बाद में अमेरिकी चैनलों ने उसी टेप को अपने यहाँ भी दिखाया। 2010 में विकीलीक्स ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक किए। इसमें दर्ज था कि कतर सरकार अपने हितों को बचाने के लिए अल जजीरा की कवरेज को प्रभावित कर रही है। इस खुलासे के बाद कई एंकर्स और रिपोर्टर्स ने इस्तीफा दे दिया था। 2011 के अरब स्प्रिंग में अल जजीरा की कवरेज की बड़ी भूमिका थी। सितंबर 2013 में इजिप्ट की एक अदालत ने कहा था कि अल जजीरा की कवरेज से हिंसा भड़क रही है, जिसके चलते लोगों की मौत हुई है। अप्रैल 2015 में भारत सरकार ने विवादित नक्शा दिखाने के लिए अल जजीरा पर 5 दिनों का बैन लगाया था। 2017 में इजराइल ने अल जजीरा पर ताला लगाने की धमकी दी थी। आरोप लगाया था कि चैनल हिंसा भड़का रहा है। हालांकि इजराइल हमास जंग में अल जजीरा के पत्रकारों पर नरसंहार में मदद करने के आरोप लगे हैं। अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि इजरायली सैनिकों ने गाजा के अल शिफा अस्पताल में रेप किया। हमास की जांच में दावा झूठा निकला। मार्च 2024 में अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट डिलीट कर दी। जानकार कहते हैं,
तमाम आलोचनाओं के बावजूद अल जज़ीरा को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। उनके पत्रकारों ने सबसे ख़तरनाक मोर्चों से रिपोर्टिंग की है, जेलों में टॉर्चर झेला है, रिपोर्टिंग करते हुए अपनी जान गंवाई है, फिर भी वे डटे हुए हैं। इजराइल हमास जंग में गाज़ा से आने वाली खबरों का सबसे बड़ा सोर्स अल जज़ीरा ही है। उसके अलावा किसी विदेशी मीडिया संस्थान को गाज़ा का एक्सेस नहीं है। अब एक बार फिर से एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं। पिछले कुछ बरसों में कतर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का गढ़ बनकर उभरा है। मसलन अमेरिका तालिबान डील दोहा में हुई थी। इजराइल हमास जंग में पहला संघर्ष विराम कतर ने करवाया था, दूसरे के लिए भी वही बातचीत चल रही है। कहते हैं कि कतर को इस पोजीशन में लाने में अल जज़ीरा की बड़ी भूमिका रही है। उसको कतर की फॉरेन पॉलिसी का सॉफ्ट वेपन कहा जाता है। क्या अल जज़ीरा पर बैन से कतर नाराज हो सकता है और इसका क्या असर इजराइल हमास डील पर पड़ सकता है? देखिए, ये बिल्कुल श्योर है कि कतर की सरकार को ये अच्छा नहीं लगेगा जो बैन लगाया गया। लेकिन कतर की जो डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस हमने देखी है पिछले 15 सालों में, 20 सालों में, जिस तरह वो उभर के आया है कि अपने छोटे साइज और अपनी इकोनॉमी के बावजूद वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगा है पूरे मिडिल ईस्टर्न रीजन में और उससे आगे जाके पूरी दुनिया में। जैसे आपने मेंशन भी किया था कि अमेरिका और अफगानिस्तान का भी उन्होंने मध्यस्थता करी थी। अगर उनको बुरा लगता भी है तो भी वो डायरेक्टली अपने रिलेशनशिप किसी के साथ अफेक्ट नहीं होने देंगे। कतर की सरकार के लिए जो उनका मीडिएटर का रोल है, मध्यस्थ का जो रोल है, वो बहुत जरूरी है। उनकी इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सेप्टेंस है वो इससे बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। तो वो बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे जरूर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और इसराइल के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि ये गलत स्टेप है, लेकिन वो ओपनली इसराइल को क्रिटिसाइज ज्यादा नहीं करेंगे। वो इसराइल को ये जरूर कह सकते हैं कि आपने ये गलत किया है, आपने जो बैन लगाया है उसको जल्दी वापस लीजिए, या फिर आपका ये कहना गलत है कि अल जजीरा हमास का माउथ पीस है। वो ये जरूर कहेंगे, लेकिन अपनी मध्यस्थता की कोशिशों को नहीं रोकेंगे। वो उनकी डिप्लोमेसी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो उसको कंटिन्यू रखेंगे। नेतन्याहू अल जज़ीरा पर ऐसे समय में बैन लगाने चाहे जब उनकी सरकार चौतरफा मार झेल रही है। अमेरिका वीटो करने से परहेज कर रहा है, जो बाइडन से तल्खी बढ़ रही है, यूरोप के देश लगातार संघर्ष विराम का दबाव डाल रहे हैं और 31 मार्च से इसराइल में प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। हजारों प्रदर्शनकारी नेतन्याहू का इस्तीफा मांग रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट उनका पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता है। नेतन्याहू और उनकी सरकार का भविष्य क्या दिखता है? देखिए, नेतन्याहू की सरकार आज तक कभी इतनी कमजोर स्थिति में नहीं दिखी है जितनी अब दिख रही है। नेतन्याहू एक बहुत अच्छे डील मेकर हैं। नेतन्याहू का इतना लंबा जो प्राइम मिनिस्टर की पद पर उन्होंने सर्विस दी है अपने देश को, या उनका जो पॉलिटिकल करियर इतने दशकों से चला है, वो इस बात का पुख्ता सबूत है कि वो कितने अच्छे डील मेकर हैं। लेकिन नेतन्याहू अब ज्यादा से ज्यादा एक कॉर्नर में घिरे हुए दिख रहे हैं। उन्होंने जितनी चाहे कोशिश करी है, लेकिन जो 7 अक्टूबर के हमास के अटैक की वजह से जो क्रिटिसिज्म है उसको वो कम नहीं कर पाए। उनको, उनके पास और उनके मित्रों के पास जो पॉलिटिकल पार्टीज उनका सपोर्ट कर रही हैं, अल्ट्रा राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टीज, उनके पास इस चीज का कोई स्ट्रॉन्ग जवाब नहीं है कि ये अटैक कैसे हो पाया। उनके जो सपोर्ट ग्रुप हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो मीडिया कमेंटेटर्स हो जो लेगेसी मीडिया पे आते हैं, हर कोई बार बार यही कह रहा है कि हमास ये अटैक इसलिए कर पाया क्योंकि पूरे 1 साल से जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज को थोड़ा सा भ्रमित कर दिया था। सो वो प्रोटेस्टर्स पे इस बात का प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि आपकी वजह से हमारी सिक्योरिटी को नुकसान हुआ। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं ले पा रही है इजराइल की जनता के ऊपर। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि उस अटैक के बाद से आज तक तकरीबन 2.5 लाख लोग अपने घरों से दूर रह रहे हैं, चाहे वो गाजा की बॉर्डर के साथ सदर्न इसराइल में रहने वाले लोग हों, चाहे वो हिजबुल्ला के साथ नॉर्दर्न इसराइल वाले लोग हैं। अब ये या तो सरकारी खर्चे पे रह रहे हैं या अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। इनका अपने घर से दूर जाना एक कंटिन्यूअस प्रेशर है नेतन्याहू की सरकार के ऊपर कि वो सिक्योरिटी को वापस नॉर्मलाइज नहीं कर पाए हैं। वो अभी तक 100 से ज्यादा जो बंदी थे उनको नहीं छोड़ा पाए हैं। उनका इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म बढ़ता जा रहा है। तो नेतन्याहू की सरकार ने जितना भी कोशिश करी है कि अपने आप को स्ट्रांग दिखाया जाए, जितना लंबी ये लड़ाई चल रही है, उनके सपोर्टर्स के लिए उतना मुश्किल ही होता जाएगा ये मानना कि नेतन्याहू बिल्कुल कंट्रोल में है अपनी सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी सिचुएशन की। तो उनका किसी भी इलेक्शन में वापस आना बहुत मुश्किल है। लेकिन
इजराइल की पॉलिटिक्स ने हमें हमेशा सरप्राइज किया है। इजराइल की पॉलिटिक्स फिर से सरप्राइज कर सकती है, फॉर द सिंपल रीजन कि नेतन्याहू का स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव शायद ना मिले। इजराइल में जो इलेक्शन सिस्टम है, जो लिस्ट बेसिस पे होता है, पार्टी लिस्ट बेसिस पे होता है, उसमें आज तक किसी पार्टी को क्लियर बहुमत नहीं मिला है, ना ही आगे वो मिलेगा। इजराइल की पॉलिटिक्स आज और भी ज्यादा डिवाइडेड है एज कंपेयर टू अक्टूबर 7 के अटैक से पहले। तो ऐसे में राइट विंग, लेफ्ट विंग और मिडिल सेंटर के जितने सपोर्टर्स हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रांगली अपनी अपनी पार्टीज के सपोर्ट में है। मुझे लगता है कि जब भी इलेक्शन होगा, राइट विंग पार्टीज का जो कोalition है शायद वो दोबारा आए, लेकिन ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा अगर वही राइट विंग पार्टीज दोबारा से नेतन्याहू को प्राइम मिनिस्टर के पद पर चुनती हैं। ये तभी होगा जब उनके पास कोई और कैंडिडेट ना निकल के आए। और आज की डेट में लगता है कि राइट विंग के पास नेतन्याहू से अच्छा, एक्टिव और सबको साथ लेके चलने वाला, सारे राइट विंग को साथ लेके चलने वाला कैंडिडेट कोई और है। इजराइल हमास जंग अभी रफा के मोड़ पर रुकी है। नेतन्याहू रफा पर हमले के लिए बेचैन है। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश विरोध कर रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में संघर्ष विराम प्रस्ताव भी पास हो चुका है, मगर जंग पूरी तरह रुकी नहीं है। इजराइल हमास जंग किस तरफ बढ़ रही है और जंग के बाद का मिडिल ईस्ट कैसा हो सकता है? नेतन्याहू सरकार अभी फिलहाल नहीं रुकने वाली। उन्होंने जिस तरह के प्रोमिसेस किए हैं अपनी पॉपुलेशन को, अपने सिटीजन्स को, कि हम हमास को नेस्तनाबूद कर देंगे, बिल्कुल जड़ से मिटा देंगे, वो नहीं कर पाए। हमास के मिड दिसंबर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इजरायली सरकार की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से एक डेटा आया था कि अभी तक हमने 7,000 अपर या मिड लेवल के हमास फाइटर्स को मारा है। आईडीएफ के अपने अनुमानों के हिसाब से भी कम से कम 22 से 25,000 लड़ाकू हैं हमास के पास। उतने हमास के लड़ाकुओं को अभी तक नहीं मारा गया है। इजराइल की सरकार और नेतन्याहू के जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि मिलिट्रीली हमने हमास को बिल्कुल हरा दिया है, बिल्कुल डिफीट कर दिया है। ये लड़ाई वो कंटिन्यू रखेंगे। अब हमने पहले भी देखा है कि इजराइल के बिल्कुल खिलाफ अगर कोई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो आता है, कोई जजमेंट आता है, तो या तो अमेरिका उसे वीटो करता था। इस बार अगर अमेरिका ने वीटो नहीं किया है तो भी उसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल को कुछ पनिश किया जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूजुअली ऐसे काम करता है कि कोई डिसीजन अगर मान्य नहीं हो रहा है संबंधित सरकार की तरफ से, तो उनके ऊपर किसी न किसी तरह का सैंक्शन लगाया जाता है ताकि उनको प्रेशराइज किया जा सके, पनिश किया जा सके। अमेरिका ने भले ही वीटो नहीं किया है ये जो पिछले हफ्ते का डिसीजन है, लेकिन अमेरिका इस हद तक नहीं जाएगा कि सैंक्शंस को होने दे, सैंक्शंस लगने दे। सैंक्शंस को वो लोग डेफिनेटली वीटो करेंगे। ये नेतन्याहू सरकार को भी बहुत क्लियरली पता है और इसी वजह से वो खुल के बाइडेन सरकार की बुराई भी कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक भी धमकी दी थी कि हमारा जो डेलीगेशन है वो नहीं मिलेगा आपके सरकार से। लेकिन लड़ाई कहाँ जाएगी? ये लड़ाई मुझे लगता है कुछ हफ्ते या कुछ महीने और चलेगी, जब तक नेतन्याहू ये आर्ग्यू न कर सके कि अब हमने हमास के सारे ऑपरेशनल हेड्स को मार दिया है। और उसके बाद वो क्लेम करेंगे कि अब हम ये लड़ाई रोक रहे हैं ह्यूमन राइट्स के फेवर में, ताकि जितने भी लोग इस लड़ाई से बहुत अफेक्ट हुए हैं उनका हम भला कर सके। नेतन्याहू इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहेंगे कि देखिए हमारे और सिक्योरिटी इंटरेस्ट थे, लेकिन उनके बावजूद हम सीज फायर कर रहे हैं ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंच सके। नेतन्याहू की सरकार को ये क्लियरली पता है कि हमास वापस आ सकता है। मुझे अंदेशा है कि हमास बहुत जल्दी वापस आएगा। हमास को वापस आने से रोकने के लिए जो एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की जरूरत है वो नेतन्याहू सरकार नहीं बना सकती गाजा में। नेतन्याहू सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो वेस्ट बैंक के पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को यहाँ की जिम्मेदारी देते हैं, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को सपोर्ट नहीं मिलेगा लोकल पॉपुलेशन का। उनकी इमेज पहले से ही बहुत खराब है, उन्हें बहुत करप्ट माना जाता है। उनको उनके लीडर्स को ऐसे देखा जाता है जो जमीन की सच्चाई से जुड़े हुए नहीं है। अगर इसके अलावा लोकल गाजा के लोगों को, एक टेक्नोक्रेट्स को साथ लेकर कोई एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के सोचते हैं नेतन्याहू सरकार या इजराइल की कोई भी सरकार, वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि पूरी एक पीढ़ी है 18 वर्ष के आसपास की उम्र की जो हमास के कंट्रोल में पड़ी हुई है, जो हमास के प्रोपेगेंडा को सच मानती है, जिनकी नजर में हमास फ्रीडम फाइटर है,
जो हमास के स्कूल्स में पढ़े हैं, जो हर बीमारी में हमास के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जिन्होंने हर भुखमरी में हमास के सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू खाना खाया है, उनकी लॉयल्टी हमास के लिए रहेगी। और जितने हमास के लीडर्स मर रहे हैं, उतना इन यंग पॉपुलेशन में ये जज्बा बढ़ेगा कि हमें हमास के पार्ट लेकर इजराइल के ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ना है। ये लड़ाई जब खत्म होगी, हमास दोबारा निकलेगा और हमास के साथ साथ इंटरनेशनली जितनी भी कंट्रीज ने इजराइल का ऑपोजिशन किया है, उनका सपोर्ट आसपास के अरब कंट्रीज में बढ़ेगा, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो ईरान हो या ईरान के प्रॉक्सीज हो। इजराइल की सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, क्योंकि जैसे जैसे ईरान या हिजबुल्लाह इजराइल को और क्रिटिसाइज करेगा, वो सारे अरब देश जो अब तक इजराइल के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि वो अपने आप को भी प्रो फिलिस्तीनी दिखाना चाहेंगे। इजराइल के बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम बढ़ेंगी, लड़ाई नहीं होगी, लेकिन इजराइल की सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। इजराइल जितना घुल मिल के आगे बढ़ने का एक फ्यूचर देख रहा था अब्राहम अकॉर्ड्स के साथ, वो कम से कम 4 या 5 साल के लिए बैकफुट पे जाएगा। बहुत बड़ा झटका लगा है इस वॉर की। जंग से और क्या क्या अपडेट्स हैं वो भी जान लेते हैं। 1 अप्रैल को गाजा में वर्ल्ड सेंट्रल किचन नाम की एनजीओ पर हमला हुआ। इस संगठन का हेडक्वार्टर अमेरिका में है। वे आपदा में फंसे लोगों को भोजन मुहैया कराते हैं। गाजा में भी करा रहे थे, मगर 1 अप्रैल के हमले में उनके 7 वर्कर्स मारे गए लोग अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड के नागरिक थे। हमले के बाद संगठन ने गाजा में काम बंद कर दिया है। आरोप लगाया कि इसराइल ने जानबूझकर हमला किया। इसके बाद भारी हंगामा शुरू हुआ, इसराइल की आलोचना होने लगी। अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है। बोले, हमला अनजाने में हो गया है, ये दुखद है, युद्ध में ऐसी चीजें हो जाती हैं। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी सीरिया से। 1 अप्रैल 2024 की शाम 5 बजे सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ, जिसमें 7 लोग मारे गए। मरने वालों में ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी और उनके डेप्यूटी मोहम्मद हादी हाजी रहीमी शामिल हैं। ईरान ने हमले का आरोप लगाया है इसराइल पर। इसराइल ने कहा कि हम विदेशी मीडिया के रिपोर्ट्स पर बयान नहीं देते। हमले पर किसने क्या कहा? सीरिया में ईरान के राजदूत हुसैन अकबरी बोले, ईरान इसका बदला लेगा। सीरिया ने निंदा की, कहा यह एक आतंकी हमला है। हिजबुल्लाह ने धमकी दी, कहा बदला लिया जाएगा, इसराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका ने इलाके की शांति बिगड़ने की चिंता जताई है। इराक, जॉर्डन, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई मुस्लिम देशों ने हमले की निंदा की। अगली सुर्खी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। DR कॉन्गो सेंट्रल अफ्रीका में बसा हुआ देश है। यहाँ पहली बार किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाया गया है। 1 अप्रैल को जूडिथ समिनवा तुलुका DR कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। राष्ट्रपति फेलिक्स त्शिसेकेदी ने चुनावी कैंपेन में वादा किया था कि अगर वो जीते तो किसी महिला को PM नियुक्त करेंगे। 20 दिसंबर 2023 को फेलिक्स राष्ट्रपति चुनाव जीते थे। 1 अप्रैल को उन्होंने अपना वादा पूरा किया। नई PM तुलुका की कहानी भी आपको बताते हैं। राजनीति में आने से पहले तुलुका अर्थशास्त्री थी। उन्होंने फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसेल्स से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। बाद में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए काम किया। साल 2023 में उन्हें प्लानिंग मिनिस्टर का पद दिया गया। तुलुका को नई जिम्मेदारी ऐसे समय पर मिली है जब DR कॉन्गो हिंसा से जूझ रहा है। दरअसल यहाँ कई अलगाववादी संगठन हैं जो देश के अलग अलग इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, यानी उनके हिस्से उपलब्धि के साथ साथ चुनौती भी आई है। वो इससे कैसे निपटती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी म्यांमार से। चीन और म्यांमार की पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर लगभग 800 संदिग्ध स्कैमर्स को अरेस्ट किया है। म्यांमार ने स्कैमर्स ने ऐसे कई अड्डे बनाए हैं जहां वे लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्धों में 352 चीनी नागरिक हैं। चीन के पड़ोसी देशों में ऑनलाइन धोखाधड़ी के अड्डों का पूरा जाल बिछा है। ये लोग एजेंट्स के जरिए साउथ एशिया के देशों के लोगों को फंसाते हैं। फेक जॉब्स के नाम पर उनको अपने सेंटर्स पर बुलाते हैं, फिर उन्हें दूसरों से पैसे ऐंठने के लिए मजबूर किया जाता है। म्यांमार के अलावा ये अपराध लाओस, वियतनाम, कंबोडिया जैसे देशों में धड़ल्ले से चल रहा है। कंबोडिया के कांड की कहानी हमने 1 अप्रैल के दुनियादारी में बताई थी। वहाँ 5000 से ज़्यादा भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। विस्तार से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जा सकते हैं। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।